अब हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। अब तक हम पढ़ रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, अब हम स्टेट रिलेशन के बारे में, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है इसको लेकर के? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरल सक्सेस डिपेंड्स ऑन सेंटर स्टेट हार्मनी एंड स्टेट इंटर स्टेट कोऑपरेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसली प्रमोट इंटर स्टेट, ये क्या है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया होगा। देन द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स। तो अब इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ पिलर्स है, जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटर स्टेट काउंसिल, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, जोनल काउंसिल। तो ये 5 पिलर्स है इंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। ये अंडर आर्टिकल 262 के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है? आर्टिकल 262 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड एडजुडिकेशन डिस्प्यूट रिलेटेड टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। तो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इसको लेके जो कि आर्टिकल 262 के अंडर आती है, इसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को पावर है ये जो वाटर डिस्प्यूट है जो कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल से रिलेटेड है, उस पर पार्लियामेंट कोई स्टेप उठा सकता है। ठीक है। दूसरा, एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट। अब ये जो वाटर डिस्प्यूट है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है और बाकी कोर्ट्स है, उनका कोई राइट नहीं है इसके अंदर कुछ करने का। फिर कुछ पार्लियामेंट्री लॉज है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, जो कि है रिवर बोट एक्ट 1956। तो 1956 में इन्होंने रिवर बोट एक्ट के अंदर एक रिवर बोर्ड्स जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश रिवर बोर्ड्स क्रिएटेड एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। अब ये तभी बनाया जाता है जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे। रोल क्या होगा? एडवाइजरी, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट वाटर एंड नो जुडिकेटरी पावर। फिर दूसरा लॉ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटअप एडहॉक ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकते। अब वो जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, और कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन। जो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन पे। फिर है वाई एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म, कि ये जो वाटर डिस्प्यूट है उसको हम रेगुलर कोर्ट के अंडर भी डाल करके सॉल्व कर सकते थे, उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो वाटर डिस्प्यूट है ये क्या करता है, ये इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसर्न इन्वॉल्व होता है, प्राइवेट लॉ प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल रिजिडिटी अनसूटेबल फॉर द डायनामिक रिवर सिस्टम। अब क्या है, रिवर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, और चेंज होता रहेगा तो उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड काम करते रहे। कुछ 9 ट्रिब्यूनल्स है 2019 तक, जैसे कि कावेरी डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के ऊपर एक ट्राइब्यूनल बना था, कृष्णा, गोदावरी, रावी और ब्यास और नर्मदा, ऐसे कुछ रिवर्स है जिसके डिस्प्यूट को लेकर ट्राइब्यूनल्स बने थे। ये क्या था? अब हमने क्या पढ़ा था? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, उसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक रिवर बोर्ड और दूसरा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और ये जो है दोनों चीज़ें जो है वो रेगुलर कोर्ट के अंडर नहीं आती। फिर सेकंड पिलर है इंटर स्टेट काउंसिल, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से सुनना कि ये आर्टिकल 263 के अंडर आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका? ये प्रेसिडेंट में इस्टेब्लिश। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रेसिडेंट के अंडर आता है, प्रेसिडेंट इसको फॉर्म कर सकते हैं। काउंसिल, इफ पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड
मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो ये इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप की जा सकती है बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डिफाइन, अब जो प्रेसिडेंट होगा ना वही डिफाइन करेगा इस काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर और ड्यूटीज़. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन अंडर आर्टिकल 263 के अंडर ये इंक्वायरी एडवाइस कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है एंड डिस्कस कर सकती है द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट. तीसरा, रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिसी, रिकमेंडेशन दे सकती. ठीक है. तो इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और रिकमेंड कर सकती है. ठीक है. फिर है तो अब ये इंटर स्टेट काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 331, अब ये आप सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में पढ़ोगे कि दैट सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि वो सेंटर स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स है उसको वो सॉल्व करने का पावर रखता है. वैसे ही ये जो ट्राइब्यूनल, ये जो काउंसिल है वो भी सेम वर्क करती है, पर इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो लीगल डिस्प्यूट्स को देखती है, उनका जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है. ठीक है. ये दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की है. एक अलग कलर यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. तो ये सुप्रीम कोर्ट लीगल होता है और बाइंडिंग होता है, और जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो लीगल और नॉन लीगल इश्यूज़ पे भी वर्क करता है, एडवाइजरी रोल होता है. तो ये दो चीज़ें अलग है. ठीक है. एक लीगल डिस्प्यूट ये लीगल और नॉन लीगल दोनों देखता है, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग ये एडवाइजरी है. ठीक है. कंसाइज बेस पे काम करती है. काउंसिल्स क्रिएट अंडर आर्टिकल 263. ठीक है. अब कुछ काउंसिल्स इस्टेब्लिश हुई है. कौन कौन सी. तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड रीजनल सेल्स टैक्स काउंसिल फॉर रीजन्स. ठीक है. तो काउंसिल इन मैटर्स पे बन चुकी है. ठीक है. वापस से रिवाइज करते हैं. इसको कौन करता है, इस्टेब्लिश कौन करता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड के लिए कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा हो तो उसके बेसिस पे वो फॉर्म कर सकते हैं. प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर और ड्यूटीज़. ठीक है. ये जो काउंसिल है वो इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिकमेंडेशन करता है. इंटर स्टेट काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है. जो सुप्रीम कोर्ट है वो लीगल और बाइंडिंग होता है, जो काउंसिल होते हैं वो लीगल नॉन लीगल इश्यूज़ को भी देखते हैं और एडवाइजरी रोल्स, ये जो कंसाइज बेस पे काम करते हैं. ठीक है. इस्टेब्लिश, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो इंटर स्टेट काउंसिल जो पढ़ रहे थे, ये टेम्पररी बेसिस पे था. बाद में इसको परमानेंट स्टेटस मिल गया, बाद में इसको परमानेंट कर दिया. क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल. तो जो सरकारिया तो जो सरकारिया कमीशन थी उन्होंने रिकमेंड किया था एक परमानेंट काउंसिल होने चाहिए और उसको नेम दिया इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल. ठीक है. और वो फोकस करेगी क्लॉज बी और सी आर्टिकल 263 को. तो ये जो इंटर स्टेट काउंसिल थी इसको परमानेंट स्टेटस मिल गया इन 1990 में. ठीक है. उससे पहले जो इंटर स्टेट काउंसिल थी वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे थी, वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बनती थी और फिर वो बाद में डिसॉल्व हो जाती थी. ठीक है. तो ये इस्टेब्लिश हुई, मतलब इसकी शुरुआत हुई वीपी सिंह गवर्नमेंट के अंडर. कंपोजिशन क्या है, तो इसका जो इंटर स्टेट काउंसिल है जो कि 1990 में उसको परमानेंट स्टेटस मिल गया, उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटीज विथ लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, 6 यूनियन कैबिनेट्स, इंपॉर्टेंट है, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स पीएम अपॉइंटेड एंड 5 परमानेंट इनवाइटी कैबिनेट रैंक. ठीक है. तो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप ऑफ पीपल यहाँ इस कंपोजिशन में है. पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है, सारे स्टेट्स के सीएम्स ऑफ यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है,
उन स्टेट्स के गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंडर है। यूनियन मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स 6 होने चाहिए, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए, और 5 परमानेंट इनवाइटीज। ठीक है, ये 2 याद रख लेना, 6 and 5। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? एग्जामिन सेंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिलेशन, डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, रेकमेंड एंड डेलिबरेटरी मैटर रेफर बाय द पीएम। ठीक है, वर्किंग क्या है? मीटिंग एटलीस्ट 3 टाइम अ ईयर, 1 साल में 3 बार मिलना ही पड़ेगा। मीटिंग जो होगी वो इन कैमरा होगी और डिसीजन बाय द कंसेंसस, मतलब सबकी सहमति से डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई 1966 में, 1996 में। चेयरमैन कौन हो गए इनके? चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। मेंबर्स कौन होंगे इस स्टैंडिंग कमेटी में? 5 यूनियन कैबिनेट्स, 9 चीफ मिनिस्टर्स। पर्पस क्या होगा? कंटिन्यूअस कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद सेक्रेटरीएट होगा। इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीएट 1991 में शुरू हुआ था, हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2011, ऑल्सो सेक्रेटरीट ऑफ जोनल। अभी इसके जो काउंसिल के जो सेक्रेटरीएट है वो जोनल काउंसिल के भी सेक्रेटरीएट होंगे। ठीक है, अब ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। अब थर्ड पिलर के बारे में पढ़ते हैं, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। पर्पस क्या है? ओवरकम टेरिटोरियल लिमिटेशन ऑफ स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें क्या होगा? अब जैसे क्या होता है कि अगर जैसे कि मैं महाराष्ट्र की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने बीए महाराष्ट्र में किया, अब मुझे बीए एमए जो है वो कर्नाटक में करना है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से यहाँ गई तो कर्नाटक के यूनिवर्सिटी ने मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया कि वो बोले कि ये तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, इसी इश्यूज को डील करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे कि रिकग्नाइजेशन अक्रॉस इंडिया ऑफ। तो रिकग्नाइजेशन ऑफ अक्रॉस इंडिया, अब कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जो कि पूरे इंडिया में रिकग्नाइज होगी, नो मैटर कौन सा स्टेट है। एक है पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अभी जैसे कि एक महाराष्ट्र स्टेट में कोई एक पब्लिक एक्ट बना, ठीक है, अब वो एक्ट कर्नाटक में भी एक्सेप्ट होगा। कोई रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड है, वो महाराष्ट्र का है, वो कर्नाटका में भी एक्सेप्ट होगा। कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसकी कोई जजमेंट है, जैसे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, तो उसकी जजमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब उस लैंडमार्क जजमेंट को कर्नाटका में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या गई है? पार्लियामेंट डिटरमाइंस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का एग्जांपल दिया था, मोड ऑफ प्रूफ एंड लीगल इफेक्ट्स। तो जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ें होने से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल होंगे। जैसे कि अभी पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि दैट महाराष्ट्र का अगर सील एंड साइन है, ठीक है, तो वो कर्नाटका में एक्सेप्ट होना चाहिए। ये रूल क्या किया? पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो कर्नाटका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट जजमेंट। अब जैसे कि क्या हुआ कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, ठीक है, और महाराष्ट्र में रह कर के
मेरे घर में चोरी हो गई, ठीक है, मेरे घर में क्या हो गई, चोरी हो गई। अब वो चोर क्या किया, जाके कर्नाटका भाग गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखानी पड़ेगी और फिर बाद में उसके ऊपर केस चलेगा, उस कंप्लेन के ऊपर केस चलेगा। अब जाके जो केस होगा उसमें जजमेंट आएगा कि चोर को कन्विक्ट किया गया, ठीक है। अब उन्होंने जजमेंट दे दी, अब उसको पुलिस जाके पकड़ेगी, पर कर्नाटका गवर्नमेंट करेगी कि यार चोरी तो महाराष्ट्र में हुई है, तो आप कर्नाटका में आकर के किसी को कैसे कन्विक्ट करें, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक रूल है कि जैसे कि कोई केस महाराष्ट्र में वो हुआ है, रजिस्टर हुआ है और उसकी जजमेंट आ गई है और कन्विक्टेड को सज़ा देनी है, तो जो कन्विक्टेड है, जो प्रोसिक्यूटर है, उसको जा कर के दूसरे स्टेट में फिर से केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो महाराष्ट्र में केस रजिस्टर हुआ है और उसका जो जजमेंट आया, उस बेसिस पे उस इंसान को जो कि चोर है उसको वो सज़ा मिलेगी, भले ही वो कर्नाटक में छुपा हो, कहीं भी छुपा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व किया गया है, ठीक है। क्रिमिनल, और ये जो है सिर्फ क्रिमिनल लॉज नॉट एनफोर्सेबल स्टेट्स। अब ये जो चीज़ें हुई है ना, वो क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं है, सिर्फ सिविल लॉज के लिए, क्रिमिनल लॉज के लिए नहीं है, सिर्फ सिविल लॉज के लिए। एग्जाम्पल, सिविल डिसएग्री पास इन महाराष्ट्र एंड एग्जीक्यूटेबल इन, वही मैंने जैसे बताया, इसमें तमिलनाडु की जगह कर्नाटका ले लो, कि कोई कर्नाटका में चोरी हुई है, वो जा कर के महाराष्ट्र में चोरी है, वो कर्नाटका में जाकर छुपाए, तो कर्नाटका में उसको सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। उसको वापस से कर्नाटका में जाके केस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल 301 से लेकर 307 पार्ट 13 में दी गई है, ठीक है। पार्ट 13 में फाइनेंशियल चीज़ें ही दी गई है, ठीक है, पार्ट 13 से रिलेटेड। दूसरा क्या है, आर्टिकल 103 क्या कहता है, फ्रीडम क्लॉज, कि ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स फ्री थ्रू आउट द इंडिया अप्लाइज टू इंटर स्टेट एंड, मतलब जो भी ट्रेड है, ट्रेड कॉमर्स होगा वो इंटर स्टेट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 302 पार्लियामेंट्री लॉ, पार्लियामेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, पर पार्लियामेंट मतलब ट्रेड कॉमर्स के ऊपर इम्प्लीकेशन, मतलब स्टेट्स नहीं लगा सकती पर पार्लियामेंट लगा सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है तभी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बाकी वो डिस्क्रिमिनेटेड के बेसिस सेंस से नहीं कर सकते। दूसरा हो गया आर्टिकल 304, स्टेट की क्या पावर है, स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, इवन दो स्टेट भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, कौन से कंडीशन पे, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रायर प्रेसिडेंशियल सैंक्शन, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेट्स। अभी टैक्स रूल क्या है, टैक्स रूल क्या है कि दैट स्टेट में टैक्स इम्पोर्टेड गुड्स कंडीशन सेम रेट एज अ लोकल गुड्स प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस। अब जैसे कि मैं महाराष्ट्र से में रहती हूँ, ठीक है, और मुझे ट्रेड करना है कर्नाटका के साथ, ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो गुड्स मैंने कर्नाटका में भेजे है उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। वो महंगी हो जाएगी ना, तो फिर उसको खरीदेगा कौन, तो उससे मेरा नुकसान होने वाला है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस गुड्स पे टैक्स लगा सकती है, ठीक है, उस गुड्स पे टैक्स लगा सकती है। वो टैक्स तभी लग सकता है जब वो टैक्स महाराष्ट्र में भी लगता हो, ठीक है। अगर उस गुड्स पे महाराष्ट्र में भी टैक्स लगता है तो वो कर्नाटका में भी आके लगा सकते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है।
अगर वो महाराष्ट्र में टैक्स नहीं लगता उस गुड्स में, पर कर्नाटका, तो कर्नाटका में भी वो गुड्स पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और नेशनलाइजेशन भी हो सकता है, बट वो सिर्फ सेंटर कर सकती है, ठीक है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ पिलर के बारे में, जोनल काउंसिल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आई थी। 5 जोन्स है, ठीक है, एक नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथ, ठीक है, सदर्न। 5 है। कंपोजिशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन है यूनियन मिनिस्टर होने चाहिए एज अ चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन जोन्स, 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट्स, यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइज़र, प्लानिंग कमीशन नॉमिनी, चीफ सेक्रेटरीट एंड डेवलपमेंट कमिश्नर। ये सारे लोग होते हैं कंपोजिशन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, इमोशनल इंटीग्रेशन, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिज्म, बॉर्डर और इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो, कोऑर्डिनेशन के लिए और पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये अलग से, ये इन 5 जोन में नहीं आती। ये बनी थी 1971 में। मेंबर कौन कौन है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिमिलर टू द काउंसिल जोनल काउंसिल, ठीक है। तब हम ये पूरा इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट के रिलेशन को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। हम वापस से थोड़ा सा इंटरस्टेट रिलेशन को रिवाइज कर लेते हैं। 2 लॉज है, रिवर बोट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। फिर आता है इंटरस्टेट काउंसिल 1990 से पहले इंटरस्टेट काउंसिल जो था वो टेम्परेरी बेसिस पे था। 1990 के बाद से वो परमानेंट बेसिस पे हो गया, ठीक है। उसकी कंपोजिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरी, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 परमानेंट इनवाइटीज, ठीक है। और जोनल का भी पढ़ लेना आप लोग। तो ये हो गया दोनों चैप्टर अपना कंप्लीट। आशा करती हूँ